नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम आज हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले के एग्जाम में भी जो है वो आपको हेल्प मिलती रही है। तो हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 में बोलते हैं इन विच पीरियड डिड द टू फेमस स्कूल ऑफ स्कल्पचर एमर्ज। तो बोलते हैं कि किसके काल में दो प्रसिद्ध मूर्ति कला शैलियों का प्रादुर्भाव हुआ। ये जो दो फेमस स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स थे ये किसके कार्यकाल के दौरान जो था वो एमर्ज हुए थे। आपको पता होना चाहिए ये एमर्ज हुए थे कुषाण पीरियड के दौरान। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब देखो कुषाण पीरियड जो है वो इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन एंशियंट हिस्ट्री में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर हम बात करें कि कुषाण जो एम्पायर था इसकी स्थापना किसने की थी, अगर कुषाण एम्पायर की स्थापना की आप बात करेंगे तो इसकी स्थापना की गई थी कुजुल कटफिशेस के द्वारा। कुजुल कटफिशेस ने जो था वो कुषाण वंश की स्थापना की थी। ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कनिष्क जो था वो कौन सी डायनेस्टी से संबंध रखता था। तो कनिष्क जो था वो कौन से साम्राज्य से, कौन से वंश से संबंध रखता था, तो ये कनिष्क वंश से संबंध रखता था। ये आपने ध्यान रखना है। कई बार ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कुषाण शासक। तो आपने ध्यान रखना है कि एक तो कनिष्क हो गया, एक कड़फिशस हो गया, ये सब जो था ये इंपॉर्टेंट शासक हुआ करते थे इसके कुषाण वंश के। अच्छा, अब कनिष्क की बात करें तो कनिष्क ने क्या किया था। कनिष्क ने जो था, जो आप देखते हैं अपना शक संवत जो था वो कनिष्क के द्वारा जो था वो चलाया गया था। ये आप ध्यान रखिए कि शक संवत किसने चलाया था, कनिष्क के द्वारा जो था वो चलाया गया था। कनिष्क के कार्यकाल के दौरान जो था वो कुछ महान संरक्षक हुआ करते थे जो साहित्य से जुड़े हुए थे, जिनमें मुख्य रूप से विद्वानों का नाम लिया जाए तो नागार्जुन आ जाते थे, चरक आ जाते थे, वसुमित्र आ जाते थे। ये सब ऐसे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट विद्वान जो था वो कनिष्क से जुड़े हुए थे। ये आपने ध्यान रखना है। तो कनिष्क के बारे में पता चल गया, कुषाण के बारे में थोड़ा सा आपने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं द रिलीजियस सेक्ट ऑफ बिंदुसारा वॉज इंटरेस्टेड इन वॉज। बिंदुसार का किस धार्मिक संप्रदाय की तरफ जो था वो रुचि थी। अगर आप बिंदुसार की बात करेंगे कि ये किस धार्मिक धर्म की ओर जो था वो जुड़ा हुआ था या किस धर्म की ओर इसकी रुचि थी, बिंदु जो सार था वो आजीवन संप्रदाय की ओर जो था वो जुड़ा हुआ था। ऑप्शन डी आपने ध्यान रखना है। अब ये आजीवन संप्रदाय के द्वारा जुड़ा हुआ था या फिर इसका ये अनुयायी था, आप कह सकते हैं। बिंदुसार के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बिंदुसार जो था इसके बारे में ध्यान रखिए कि इसके पिता का नाम क्या होता था, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो इसके पिता का नाम था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो था वो बिंदुसार जो था वो गद्दी पर बैठा था। इसको जो था वो अमित्रोघात भी कहा जाता था, ये भी आपने ध्यान रखना है। और बिंदुसार के बाद जो था फिर बाद में चलकर कभी अशोक भी जो था वो बना। तो अशोक के बारे में एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। अशोक ने जो था वो कलिंग का युद्ध लड़ा था, ये 261 ईस्वी पूर्व जो था वो हुआ था। एक तो आप ये ध्यान रखिए। अब अशोक का झुकाव ज़्यादा किस धर्म की ओर था, तो अशोक ने जो था वो बाद में चलकर बौद्ध धर्म को जो था वो अपनाया था। इसने बौद्ध धर्म को लेकर बहुत कार्य किया था। बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर जो था वो इसने अलग अलग देशों में जो था वो अपने धर्म प्रचारक भी जो था वो भेजे थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने क्या याद रखना है कि अशोक के कार्यकाल के दौरान जो था वो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। ये तृतीय बौद्ध संगीति जो था वो पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक के कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से आप जुड़ते जुड़ते याद रखिए। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फाउट अगेंस्ट द ईस्टर्न चालुक्य एंड पल्लवास। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किसने पूर्वी चालुक्य और पल्लवों के विरुद्ध जो था वो युद्ध लड़ा था। पूर्वी चालुक्य और पल्लवों के विरुद्ध जो था वो युद्ध लड़ा गया था किसके द्वारा, राष्ट्रकूट के द्वारा। ऑप्शन डी जो था वो सही आंसर है। अब राष्ट्रकूट के द्वारा था वो युद्ध लड़ा गया था। राष्ट्रकूट वंश आपने पढ़ा होगा। राष्ट्रकूट वंश के बारे में आपने पहला ही क्वेश्चन याद रखना है कि इसकी स्थापना किसने की थी। ये एचएस जैसे एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है जब एंशिएंट हिस्ट्री की बात आती है। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य या राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो था वो की गई थी दंती दुर्ग के द्वारा। दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की, ये आपने ध्यान रखना है। अब आपने सुना होगा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर थे वो किस वंश के द्वारा बनवाए गए थे, किस वंश के राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे, ये क्वेश्चन बना। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। कौन से राजा ने जो था वो बनवाए थे, तो आपने ध्यान रखना है कि कृष्ण फर्स्ट जो था वो इसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो था वो बनवाए थे। अब देखो, जब हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो आपने एलिफेंटा केव्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। एलिफेंटा केव्स कहाँ पर स्थित है, पहला क्वेश्चन ये बना। ये महाराष्ट्र में स्थित है।
अब महाराष्ट्र में ये स्थित है, तो इनका जो क्रेडिट जाता है कि किसने इनको बनवाया था या फिर किसने इनको लेकर काम किया था, तो वो राष्ट्रकूटों के द्वारा ही जो था वो किया गया था, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा ही किया गया था। तो ये भी आपने साथ में ध्यान रखना है एलिफेंटा केव्स के बारे में भी। और एलिफेंटा केव्स के बारे में आपने एक और बात याद रखनी है कि इनको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है और 1987 में इनको शामिल किया गया था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एक वीडियो में कि अजंता के केव्स को जो था वो कब शामिल किया गया था यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर कमेंट करके बताया था। तो कब किया गया था इनको, अजंता के केव्स को 1983 में किया गया था अजंता केव्स को। ये आपने ध्यान रखना है, ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं अमीर खुसरो कंपोज्ड नौसिफिर इन प्रेज ऑफ। तो अमीर खुसरो ने जो था वो किसकी प्रशंसा में नौसिफिर की रचना की थी। अमीर खुसरो ने रचना की थी नौसिफिर की। अब किसकी प्रेज में इसने ये रचना की थी, इसने भारत की प्रेज में ये की थी, इंडिया की प्रेज में नौसिफिर की रचना की थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आपने याद रखना है। अब अमीर खुसरो के बारे में भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने हैं। देखो इनके बारे में ध्यान रखिए, आपने सितार देखा होगा, आपने तबला देखा होगा। ये सितार और तबला दोनों ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इनको माना जाता है कि इनकी जो खोज जो था वो अमीर खुसरो के द्वारा ही जो था वो की गई थी। इन्होंने बहुत काम किया था, ये कवि थे तो इन्होंने संगीत के क्षेत्र में भी बहुत काम किया था। अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन हुआ करते थे, इनके कार्यकाल के दौरान ये हुआ करते थे। और अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम आपको पता है अली गुरसास्प था, ये भी आपने ध्यान रखना है। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द फर्स्ट सुल्तान टू पे सोल्जर्स इन कैश इंस्टेड ऑफ इक्ता वॉज। तो वो पहला सुल्तान कौन था जिसने सैनिकों को जो था वो इक्ता के स्थान पर नगद भुगतान जो था वो करना शुरू किया था। तो एक ऐसा सुल्तान हुआ जिसने इक्ता के बजाय जो था वो नगद भुगतान जो था वो सैनिकों को स्टार्ट किया था करना, वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि इसका बचपन का नाम क्या था, अली गुरसास्प था। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के दौरान जो था वो इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी जो था वो लड़ी थी। इनमें एक फेमस बैटल आती है बैटल ऑफ चित्तौड़। बैटल ऑफ चित्तौड़ जो था वो 1303 के आसपास जो था वो इसके द्वारा लड़ी गई थी, 1303 के आसपास। और इसमें जो था वो इसने चित्तौड़ का जो दुर्ग होता था, चित्तौड़ का जो किला होता था, उसके ऊपर इसने विजय प्राप्त कर ली थी। उस टाइम चित्तौड़ के ऊपर शासन किया जा रहा था रतन सिंह के द्वारा, ये भी ध्यान रखिए। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने ये भी ध्यान रखना है कि इसके पास एक बहुत ही काबिल जनरल हुआ करता था जिसका नाम क्या था, मलिक काफूर। मलिक काफूर जो था वो इसके कार्यकाल के दौरान हुआ करता था और एक बहुत ही काबिल था, ये आप ध्यान रखें। अब मलिक काफूर के बारे में क्वेश्चन पूछ जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का वह कौन सा कमांडर था जिसने साउथ इंडिया की ओर अपना कैंपेन किया था। साउथ इंडिया की ओर कैंपेन किया गया था मलिक काफूर के द्वारा, ये आपने ध्यान रखना है। देखो मलिक काफूर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर क्वेश्चन है। बोलते हैं हु वॉज द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा। हुमायूं नामा के लेखक जो था वो कौन थे। आपने हुमायूं के बारे में तो सुना ही होगा। अब हुमायूं नामा जो है, यहाँ से आप लीड कीजिए इसको कि हुमायूं नामा के लेखक कौन थे। ये थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के द्वारा जो था वो हुमायूं नामा लिखा गया था। अब ये आपने पहला ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं, पहले आपको वो किताबों से रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ, फिर हम हुमायूं के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी जिसको बाबर नामा भी कहा जाता है, ये किसके द्वारा रचना की गई थी, इसकी बाबर के द्वारा इसकी रचना की गई थी। और अकबर नामा की रचना किसने की थी, अकबर नामा की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई थी। ये आप 3 किताबें पहले ध्यान रखिए। एक किताब है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक और उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, उसका नाम है मज उल तवारिख। मज उल तवारिख किताब जो था या फिर ग्रंथ जो था, इसकी रचना दारा सिकोह के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये आप 4 इसमें एक और ऐड कर लेनी थी, 4 होगी। अब हुमायूं की बात करते हैं, बैक टू हुमायूं। अगर हुमायूं की बात करें आप, तो इसका कार्यकाल कुछ इस तरह से था कि इसके ऊपर आक्रमण होते रहे, जैसे कि बैटल ऑफ कन्नौज आपने सुना होगा। इसमें हुमायूं की हार हुई थी 1540 के आसपास ही बैटल ऑफ कन्नौज हुई थी। चौसा की लड़ाई सुनी होगी आपने, तो चौसा की लड़ाई 1539 में हुई थी। इसमें भी जो था वो हुमायूं की हार ही हुई थी। और शेर खां के साथ बैटल ऑफ चौसा हुई थी, आपने ये भी ध्यान रखना है, शेर शाह के साथ हुई थी बैटल ऑफ चौसा 1539 में। बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में हुई थी। और हुमायूं के जो पिता थे उनका नाम था बाबर, और बाबर ने ही जो था वो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो था वो की थी। इनके द्वारा ही मुगलों को यहाँ पर लाया गया था। और बाबर का कार्यकाल थोड़ा ठीक ठाक था, क्योंकि पानीपत का पहला युद्ध हुआ था तो 1526 में, जिसमें
जिससे जो था वो बाबर ने अपनी नींव यहाँ पर रख दी थी। उसके बाद भी लड़ाइयाँ हुई थी इसकी, जैसे कि घाघरा का युद्ध हो गया 1529 में हुआ था। जब हुमायूं का कार्यकाल था तो बीच में शेरशाह सूरी ने जो था कार्य का जो था वो काफ़ी कार्य किया था यहाँ पर आकर, क्योंकि शेरशाह सूरी के द्वारा जो था वो ओवरटेक कर लिया गया था हुमायूं को। इसको हराया भी गया था, फिर इसने यहाँ पर शासन करना स्टार्ट किया था। बाद में चलकर फिर से हुमायूं आया था और उस टाइम वो काफ़ी वृद्ध भी हो चुका था। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और फिर अकबर जो था वो आया था। अब अकबर आया था तो अकबर का जो कार्य माना जाता है वो काफ़ी समृद्ध माना जाता है। इसने धर्म को लेकर भी काफ़ी कार्य किया था। इसने बैटल्स जो लड़ी थी उनमें भी इसकी जीत होती रही थी। तो अकबर काफ़ी समृद्ध माना जाता है कि इसका कार्य जो था वो काफ़ी समृद्ध था। अगला क्वेश्चन देखिए 76 क्वेश्चन बोलते हैं चंगेज़ खान वाजा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2-3 बार पूछा गया है। तो ये एक मंगोल था, ऑप्शन बी सही आंसर है। और इसने मंगोल साम्राज्य के जो विस्तार था उसको लेकर काफ़ी अहम भूमिका जो था वो निभाई थी। परंतु मंगोलों के बारे में यहाँ से आप कुछ जान सकते हैं। मंगोलों ने जो था वो पंजाब को इन्वेड किया था। इन्होंने 1298 में 1298 में जो था वो इन्होंने पंजाब को इन्वेड किया था। जब इन्होंने पंजाब को इन्वेड किया था तो इनके लीडर कौन होते थे? इनके जो लीड कर रहे थे इनको, उनका नाम था कुटलुग खान। कुटलुग खान जो था वो इनको लीड कर रहे थे। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, बाकी तो कुछ ज़्यादा नहीं बनता। आगे बोलते हैं अल हिलाल न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय। ये जो अल हिलाल न्यूज़पेपर है ये आपका तहसीलदार के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और भी अगर कोई आपका एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली। तो ये ध्यान रखिए कि ये अल हिलाल न्यूज़पेपर जो था वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो था वो चलाया गया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब इनके द्वारा जो था ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था, पब्लिश किया गया था। ये ध्यान रखना है इनके बारे में कि 1912 में जो था वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो था ये वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था और ये उर्दू भाषा में जो था वो इन्होंने स्टार्ट किया था। ये भी पता होना चाहिए आपको। अगर आप एक प्रॉपर वे में न्यूज़पेपर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले बंगाल गैजेट आता है। इसका जेम्स अगस्टिन हिकी का नाम याद रखना है कि इसने इस न्यूज़पेपर को चलाया था। आपने मीरात उल अखबार का नाम याद रखना है। ये जो था वो पर्शियन लैंग्वेज का जर्नल था एक, और ये राजा राम मोहन राय जो था वो इसके फाउंडर थे। आपने याद रखना है सोम प्रकाश का। सोम प्रकाश जो था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो था वो चलाया गया था। आपने इंडियन मिरर न्यूज़पेपर ध्यान रखना है, ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो था वो चलाया गया था। आपने केसरी न्यूज़पेपर याद रखना है, बंगाल गंगाधर तिलक इसके साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने बहुत काम इसको लेकर किया था। महात्मा गांधी का इंडियन ओपिनियन तो आपको याद रखना ही है, गांधीयन जो टीचिंग होती है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। यंग इंडिया भी जो था वो मोहनदास करमचंद गांधी का ही था। नवजीवन भी आपने ध्यान रखना है कि ये महात्मा गांधी का था, और हरिजन जो था ये भी महात्मा गांधी का था। ये महात्मा गांधी के इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आपने याद रखने हैं। कौन कौन से हो गए? हरिजन हो गया, एक आपका नवजीवन हो गया, यंग इंडिया हो गया आपका। यंग इंडिया के अलावा जो है इंडियन ओपिनियन भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन में पूछते हैं द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद वॉज फर्स्ट रेज्ड बाय। अब अभी आप सुनते हैं कि कहीं पर नारे लग जाते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जो भी, ठीक है। तो ये नारे जो लगते हैं, ये स्लोगन जो था वो किसके द्वारा जो था वो पहली बार दिया गया था? किसकी बार फर्स्ट रेज किसके द्वारा किया गया था ये इंकलाब जिंदाबाद? तो ये भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब कहते हैं कि 1921 में जो था ये स्लोगन कॉइन किया गया था एक उर्दू पोइट के द्वारा, परंतु इसके बाद जो था इसको एक हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन, आपने सुना होगा HSRA, इसके स्लोगन के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। और सबसे पहली बार जो इसको दिया था, किसी ने रेज किया था, वो भगत सिंह ने जो था वो किया था। तो भगत सिंह को जो था वो असैसिनेट कब किया गया था, इनको कब जो था वो फांसी दी गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। भगत सिंह को जो था वो लाहौर षड्यंत्र, लाहौर कॉन्स्पिरेंसी में जो था इनको दोषी ठहराया गया था और इनको फांसी दे दी गई थी 1931 में। 23 मार्च 1931 को जो था वो लाहौर षड्यंत्र केस में जो था वो भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। इन अकेलों को नहीं दी गई थी, उस दौरान इनके साथ राजगुरु भी थे, सुखदेव भी थे, जिनको यहाँ पर फांसी दी गई थी। बीच में डिस्कस करते करते मैंने आपको एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात की थी। तो ध्यान रखिए कि 1924 में जो था वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और 1928 में इसको हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाने लगा था। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके इन टर्म ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप बात करेंगे। और देखो आपको पता है वीडियो के लास्ट में हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करें उससे पहले
आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बीमस्टेक समिट जो हुई 2022 में वो कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट की गई। बीमस्टेक समिट 2022 की किस कंट्री के द्वारा होस्ट की गई, ये आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे MSME डे के बारे में। ये MSME डे जून 27 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जून 27 को ये MSME डे मनाया जाता है। अब जून 27 को जब ये MSME डे मनाया जाता है तो इस बार ये जून 27 को जब मनाया गया तो उसकी थीम क्या थी वो भी आपने ध्यान रखना है। तो इसकी थीम आप ध्यान रखिए। तो इस बार इसकी थीम रखी गई थी रीसाइलेंस एंड रीबिल्डिंग MSMEs फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रीसाइलेंस एंड रीबिल्डिंग MSMEs फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था वो इस बार इसकी थीम रखी गई थी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, इसीलिए मैं इसको सेपरेटली जो है आज डिस्कस कर रहा हूँ। जून महीने का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। इससे पहले हमने जून 21 को योगा डे डिस्कस किया था जिसकी थीम रखी गई थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और आज का जो डेट था वो था MSME डे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डे। इसकी थीम रखी गई थी रीसाइलेंस एंड रीबिल्डिंग MSMEs फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी तरह इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डे और मनाया जाता है, वो जून 29 को मनाया जाता है। जून 29 को जो है वो नेशनल स्टैटिक्स डे जो है वो मनाया जाता है। नेशनल स्टैटिक्स डे आपने ध्यान रखना है, जून 29 को मनाया जाता है। अभी 3 इंपॉर्टेंट डे आपको कभी नहीं भूलेंगे, एक इंटरनेशनल योगा डे, एक MSME डे और एक नेशनल स्टैटिक्स डे। ये सभी आपने ध्यान रखना है। बाकी देखो, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। आप वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारे साथ 16,700 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, 19,700 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। तो आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले हर एक एग्ज़ाम में हेल्प मिलती रहे जैसे कि पहले भी मिलती रही है। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।